हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमोस क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 3 चैप्टर्स यानी 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, सॉरी 3 चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, एक तो हमने किया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसको हमने डिस्कस किया। एक तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन दो को हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट लाइनर सीरीज़ का। आज हम इस चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, आज मैं मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कम लिख पाऊँगा तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, उसके लिए वी आर सॉरी फॉर देट। क्योंकि जो हमारा सिस्टम था, जो टैब लैपटॉप था एट्सेट्रा, वो डाउन हो चुका था क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं थी। इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स बताऊँगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। पहला पेज जो है इस चैप्टर का, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। दैट इज़ किस पर क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पर टॉक्सिसिटी आर्डर का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? टॉक्सिसिटी आर्डर का, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनके टॉक्सिसिटी आर्डर का आपको पूछा जाएगा। अमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है, उसके बाद यूरिया, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ये था टॉक्सिक एसिड। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी में कि अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि किसको कितना वाटर लगता है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, यानी कितना वाटर लगेगा एलिमिनेशन के लिए, तो याद रखना टॉक्सिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन। दैट इज़ जो सबसे टॉक्सिक होगा वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ज़्यादा वाटर लगेगा एलिमिनेशन के लिए। तो एलिमिनेशन का अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन का आर्डर भी यही आएगा, यानी अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर लगता है, देन यूरिया, और सबसे कम वाटर लगता है फॉर यूरिक एसिड। इसमें से यही बन सकता है। ठीक है, अमोनियोटिलिक, इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन से अमोनियोटिलिक है? यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। बोनी फिशेज यानी ऑस्टियोक्थाइज, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यूरियोटिलिक कौन से है? यानी वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनियोटिलिक मीन्स अमोनिया। इधर एक और क्वेश्चन याद रखना है, दे एक्सक्रीट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन्स, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, यूरियोटिलिक वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करते हैं? यूरिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, यहाँ पर थे एक्वाटिक एम्फीबियंस, यहाँ पर है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मैरीन फिशेज ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और खासकर मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं, हम है यूरियोटेलिक, याद रखना। ठीक है, अगर इन ऑर्गेनिज्म्स में अमोनिया किसी भी तरीके से बनता भी है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस होती है इन ऑर्गेनिज्म्स में लिवर में, जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना। इसमें एग्जांपल्स कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ये होते हैं यूरिकोटेलिक। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पेज। ठीक है, अब हम सेकंड पेज पे जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, याद रखना प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होता है? दीज आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लैट हेलमिंथस, जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। एग्जांपल प्लेनेरिया। ये रोटिफरस में भी प्रेजेंट होता है और कुछ एनिलिडस में भी प्रेजेंट होता है। और सेफलोकॉर्डेट, एग्जाम्पल एम्फियोक्सस, इनमें प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है? नेफ्रिडिया जो होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। यहाँ पर थे सम एनिलिड्स, बाकी जो एनिलिड्स है मेजॉरिटी उनमें होता है नेफ्रिडिया, याद रखना। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग कॉकरोच, यानी इंसेक्ट्स और कॉकरोच, इंक्लूडिंग कॉकरोच में क्या होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना। एंटीनल ग्लैंड्स आर ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस, एग्जांपल प्रयान। यहाँ पर पूछा जा सकता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल। ठीक है, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ह्यूमन में होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ये होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे यहाँ पर ये डायग्राम में लेबलिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है, यानी ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा, यूरेटर, डॉर्सल अयोर्टा, किडनी। ठीक है, यहाँ पर लेबलिंग टाइप क्वेश्चन बनेगा।
बनेगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझसे अच्छा पढ़ा होगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन्स को ही आप ध्यान रखिए, कहाँ हमें खुद पढ़ना है। ठीक है, अगर यहाँ पर डायमेंशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वेट 120 to 170 ग्राम होता है एक किडनी का, यानी एक किडनी का वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है जो ब्रॉड फनल शेप और स्पेस प्रेजेंट होती है इनसाइड द किडनी, जिसको हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस। ठीक है, द ब्रॉड शेप्ड फनल कॉल्ड द रेनल पेल्विस। याद रखना, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस जो होती है इनसाइड द लंग्स उसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस। ठीक है, ये कैलिसेस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कैलिसेस। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडुलरी पिरामिड, उसको हम कॉलम्स ऑफ बर्तनी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस पर लेबलिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पिछला ये जो मैंने पैरा समझाया यहाँ से यहाँ तक ये सारा यही डायग्राम से समझ आएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला यहाँ तक पोर्शन जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से समझ आएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलस जो होता है और बाउमेनस कैप्सूल, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बताते हैं मालपिजन बॉडी या रेनल कॉर्पसल। अगर कभी पूछा गया बाउमेनस अगर कभी पूछा गया आपको कि मालपिजन कॉर्पसल या रेनल कॉर्पसल, मालपिजन बॉडी या रेनल कॉर्पसल किसको हम बोलते हैं, दिस इंक्लूड बोथ बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इनको मिलाकर बोलते हैं मालपिजन बॉडी या रेनल कॉर्पसल। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये तो आपने 10th से ही पढ़ा होगा, इसको भी पढ़ना, लेबलिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि याद रखना जो डीसीटी होता है मनी नेफ्रॉन्स का, वो होता है इंटरस्टेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। याद रखना, अगर ये नेफ्रॉन का यहाँ पर डीसीटी है, ठीक है, यहाँ से अगर ये नेफ्रॉन का डीसीटी है तो ये ओपन होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। इसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो ये होता है क्या, डीसीटी, वो ओपन होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, याद रखना, ये कलेक्टिंग डक्ट मिलकर, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बनाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करते हैं, वो ओपन होते हैं इनटू द रेनल पेल्विस। यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, यानी ये जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलाकर बनाते हैं मेडुलरी पिरामिड, फिर मेडुलरी पिरामिड ओपन होता है इनटू द रेनल कैलेक्स। ये आपको उस डायग्राम से समझ आएगा जो मैंने यहाँ पर बताया। देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर आप देखोगे ये जो लाइन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये है कलेक्टिंग डक्ट्स, किस में होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स में। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर होते हैं ये किस में ओपन होते हैं, इनटू द कैलेक्स। ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये आपको उसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, याद रखना, मालपिजन कार्पसल, मालपिजन कार्पसल जिसमें आता है बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, जो हर किसी नेफ्रॉन का पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, और मालपिजन कार्पसल यानी बाउमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है, हर किसी नेफ्रॉन का ये होता है इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो हर किडनी का लूप ऑफ हेनली होता है वो डिप होता है इनटू द मेडुला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्या पूछा गया है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए ये जो है, ये है यहाँ पर डीसीटी, ये क्या है यहाँ पर पीसीटी, ये क्या है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, और ये क्या है बाउमेनस कैप्सूल। अगर आप देखोगे ये रीजन जो होता है, जो मैंने ऊपर साइड का बताया, ये होता है इनटू द कॉर्टिकल रीजन यानी रेनल कॉर्टेक्स। ये वाले पार्ट्स रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी का जो रेनल कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें होता है हर नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, पीसीटी, डीसीटी, बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। वाइल जो नीचे होता है ये लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा जो होता है ये प्रेजेंट होता है इनटू द रेनल मेडुला। ये किस में होते हैं, प्रेजेंट इनटू द रेनल मेडुला। ठीक है, अब डिपेंड करता है नेफ्रॉन के टाइप्स पे। देखिए अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें लूप ऑफ हेनली होता है शॉर्ट। याद रखना, जो मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनली होते हैं शॉर्ट। जब ये शॉर्ट होंगे तो ये बहुत ही कम एक्सटेंड हुए होंगे मेडुला में, क्योंकि लूप ऑफ हेनली किस में होता है,
रेनल मेडुला में। अब अगर लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होगा तो मुझे बताइए लूप ऑफ हेनली कम होगा इनटू द मेडुला रीजन, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है इन नेफ्रॉन। तो इसका बताइए इसका मेजॉरिटी पार्ट किस में रहेगा फिर, कॉर्टिकल रीजन में। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। और कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में जिनका लूप ऑफ हेनली बहुत बड़ा होता है, तो वो डीप चले जाते हैं इनटू द मेडुला। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वासा रेक्टा जो होता है। व्हाट इज़ वासा रेक्टा? अगर आप देखोगे ये लूप ऑफ हेनली है ट्यूब का, ठीक है। लूप ऑफ हेनली असेंडिंग लूप लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। इसी असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब की जो पैरेलल चली जाती है कौन सी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है, उसका पार्ट जो होता है जो पैरेलल रन करता है टू द लूप ऑफ हेनली, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होती है या हाईली रिड्यूस्ड होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। क्यों? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये शॉर्ट होता है कौन, लूप ऑफ हेनली। जब लूप ऑफ हेनली ही शॉर्ट होगी तो वासा रेक्टा भी या तो शॉर्ट होगी यानी रिड्यूस्ड होगी या तो एब्सेंट ही होगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला होता है स्टेप इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद रखना इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज़ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन सेक्रीशन। ये है थर्ड स्टेप्स इन सूकेंस, 3 स्टेप्स इन सूकेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। एवरेज में 1100 to 1200 ml आप ब्लड फिल्टर करते हैं दोनों किडनीज पर मिनट। याद रखना, यानी 1 मिनट में दोनों किडनीज कितने ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड को फिल्टर करते हैं। याद रखना 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर, वही हुआ 1100 ml टू 1200 ml। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन द मिनट। कोई मुझे बताएगा कि ईच वेंट्रिकल जो पंप आउट करता है ब्लड इन 1 मिनट, उसे हम कहते हैं सॉरी मैं इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फिर एक और पॉइंट आएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। मैंने बताया था इसका नियर वैल्यू होता है 5 लीटर। तो ये बताता है कि ये उसका कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1/5 यहाँ पर लिखा है 1/5 ऑफ द ब्लड। आप मुझे बताइए 1/5 ऑफ द 5 लीटर क्या हुआ, 1 लीटर अराउंड, यानी 1 लीटर होता है ये, ठीक है। क्योंकि कार्डियक आउटपुट वेरी होता है, तो मुझे बताइए कि 1 लीटर, तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है 1.1 to 1.2 लीटर, ठीक है। नियर अबाउट इसी के है ये, ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाउमेनस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेनस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। जो यहाँ पर बाउमेनस कैप्सूल होता है इस तरह, बाउमेनस कैप्सूल में होते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। उन एपिथेलियल सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं, क्या होते हैं, गैप्स, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स को हम बोलते हैं, पहले याद रखो, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेनस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेनस कैप्सूल जो होता है उसके एपिथेलियल सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि इनके बीच में गैप होती है, उस गैप को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिलेट्स या सिलेट पोर्स या फिल्ट्रेशन सिलेट्स, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द GFR पर आ सकता है ऑब्जेक्टिव, इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूसर बाय द किडनीज पर मिनट। 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाएंगे दोनों किडनीज, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद रखना, एक यानी कितना अमाउंट, वो पुराना वो था कितने ब्लड को फिल्टर करेगा, जो हमने पढ़ा अराउंड 1100 ml टू 1200 ml। ये है कितना फिल्ट्रेट उससे बनाएगा ये, ठीक है, 1 मिनट में, तो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। 125 ml पर मिनट, दैट इज़ 180 लीटर्स पर डे। इस पर क्वेश्चन आ सकता है या वैल्यू पर या डेफिनेशन पर, ठीक है। याद रखना, JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कौन बनाता है, याद रखना, ये होता है एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन जो बनता है सेलुलर मॉडिफिकेशन। अब याद रखना कौन कौन बनाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स और एफरेंट आर्टरियोल, यानी जो आर्टरियोल एंटर करती है। ये देखिए, ये अगर बाउमेनस कैप्सूल है, इसमें जो एंटर होती है फिर ग्लोमेरुलस बनता है, फिर लीव करती है। जो एंटर होती है आर्टरी, उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। यही किसके साथ मिलकर
DCT के सेल्स के साथ मिलकर एक स्पेशल apparatus बनाता है जिसे हम बोलते हैं JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये apparatus इम्पोर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं बताता हूँ अभी कैसे, अभी के लिए इतना ही याद रखिए, ठीक है। आप अगर मुझे बताइए पर डे 180 लीटर्स बनते हैं ब्लड, सॉरी फिल्ट्रेट, पर डे दोनों किडनीज कितना फिल्ट्रेट बनाते हैं पर डे 180 लीटर्स, ठीक है। लेकिन उसमें से 99% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अगर फिल्ट्रेट 180 लीटर्स बनता है तो हम पेशाब जो करते हैं, यूरिन जो बाहर निकालते हैं, वो तो 180 लीटर्स पर डे नहीं होता है, वो होता है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। तो बाकी का जो 178.5 लीटर्स है वो कहाँ चला जाएगा, वो रेअब्जॉर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं रेअब्जॉर्प्शन। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, दैट इज 99% ऑफ द 180 liters, that is 178.5 something liters are reabsorbed again, remaining 1 to 1.5 liters per day are excreted as urine, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन होती है सब्सटेंसेस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम जो फिल्ट्रेट में होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइल एज नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं, यूरिया एट्सेट्रा, ठीक है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पहले सेगमेंट्स में कैसे होती है, पैसिवली, लेकिन जो डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल है उसमें होती है रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली, वो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। क्या है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, ठीक है। ट्यूब्यूलर सेल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स, दैट इज DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इनके जो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस लाइक H पॉजिटिव, K positive, ammonia into the filtrate, to that helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids, very important। इसके बाद है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है। पहला जो ट्यूब्यूल है PCT, याद रखना 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस सेगमेंट, वेरी वेरी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पर होती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हेनलेस लूप। हेनलेस लूप में होते हैं दो लिम्ब, ठीक है, एक होता है असेंडिंग लिम्ब, दूसरी होती है डिसेंडिंग। पहली वाली लिम्ब जो है वो है डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद जो ये वाली है, ये है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इसमें याद रखना जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब वो होती है परमिएबल, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो होती है परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सोल्यूट्स। मुझे बताइए जब ये परमिएबल टू वाटर होगा तो वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब, तो इसमें क्या बचेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे बताइए इसमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बचेंगे क्योंकि ये ज़्यादा परमिएबल होता है टू द वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मुझे बताइए इसमें जो फिल्ट्रेट होगा, मुझे बताइए इसमें जो फिल्ट्रेट होगा वो होगा कंसनट्रेटेड या वो होगा डाइल्यूट, वो होगा कंसनट्रेटेड, क्योंकि वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, इसमें बचेंगे ज़्यादा कंसनट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो मुझे बताइए इसमें जो यूरिन होगा या फिल्ट्रेट होगा वो होगा ज़्यादा कंसनट्रेटेड। इसके बरक जो असेंडिंग लिम्ब होती है ये होती है मोर परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमिएबल टू द वाटर। अब मुझे बताइए इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होंगे तो इसमें क्या बचेगा, जो बचा कुचा कुछ वाटर है, तो इसमें जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या होगा, डाइल्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई द फिल्ट्रेट इन द डिसेंडिंग लिम्ब इज कंसनट्रेटेड बिकॉज दैट सेल्स ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनल इज परमिएबल टू द वाटर, हेनस वाटर गेट्स reabsorbed and the filtrate becomes concentrated, while as in the ascending limb of the loop of Henle it is permeable to the electrolytes, impermeable to the water, hence electrolytes gets reabsorbed while as water remains in the filtrate, that means in the ascending limb the filtrate becomes diluted, very 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 important, हर साल एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है। उसके बाद जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें होती है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मीन जब बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, जब बॉडी को लगता है कि आयनिक एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी में हो गई है, तब ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये किसकी एब्जॉर्प्शन करती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द हार्मोन जो एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, जो आप हायर क्लास में देखेंगे,
ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है यहाँ पर याद रखना, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में मैमल्स को एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद याद रखना ऑस्मोलैरिटी क्या होती है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और कॉर्टेक्स रीजन में होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड ऑस्मोलैरिटी इन द कॉर्टेक्स, ये कौन बनाता है, ये ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, सोड NaCl एंड यूरिया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। दिस ग्रेडियंट बिटवीन द this gradient of 300 milliosmol and 1200 milliosmol is initially caused by NaCl and urea, very 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 important। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्या है, ह्यूमन किडनीज की एक ये बनाते हैं यूरिन 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी जब बाउमेनस कैप्सूल में यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिर इस तरह मूव करता है ये। ठीक है, याद रखना जब यहाँ पर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, जब यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है अगर उसकी कंसंट्रेशन है C, तो फिर जब ये फाइनली यहाँ पर बाहर कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 4C, यानी 4 टाइम्स ये होता है एज़ कम्पेयर टू द, याद रखना, इनिशियल फिल्ट्रेट। यानी फाइनली जो ये यूरिन बनता है, ठीक है, अगर किडनीज में से जो फिल्ट्रेट निकलता है उसकी कंसंट्रेशन है C, तो फाइनली जो यूरिन बनता है उसकी 4C कंसंट्रेशन होती है, यानी 4 गुना वो कंसंट्रेटेड होता है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ये कौन बनाता है, ये असल में हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्टोर करता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसको स्टोर करता है और फिर टाइम आने पर यहाँ से रिलीज़ होता है। ये कब रिलीज़ होता है, जब GFR जो होता है, जब GFR डिक्रीज़ होता है, याद रखना जब GFP डिक्रीज़ होता है, यानी जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन जो होता है ये क्या काम करता है, ये ADH रिलीज़ करता है, यानी हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है ADH को, असल में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल जहाँ पर भी आए इसमें आता है DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो इनसे ये किसको एब्जॉर्ब करवाता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन, याद रखना, जिसको मैंने कंडीशनल एब्जॉर्प्शन बोला था। ठीक है, इससे प्रिवेंट होता है डायूरेसिस, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रिवेंट होता है, इससे बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाता है और वापस GFR बढ़ जाता है और GFP बढ़ जाता है, नॉर्मल आता है। ठीक है, ये था एक मैकेनिज्म। दूसरा था जो GG सेल्स है, जो मैंने बताया था जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, दैट आर द सेलुलर मॉडिफिकेशंस फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ एफेरेंट आर्टरियोल एंड प्लस द DCT सेल्स, ये मिलकर बनाते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। इसके सेल्स को बोलते हैं हम GG सेल्स। ये रिलीज़ करते हैं रेनिन, जब कब करते हैं, जब GFR डिक्रीज़ होता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो ये स्टूमुलेट होते हैं ये सेल्स और रिलीज़ करते हैं रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो इनएक्टिव एंजाइम होता है इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड, इसके लिए लगता है हमें ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स में प्रेजेंट होता है। ये डिटेल में रास सिस्टम मैंने पढ़ाया है, इन 40 मिनट्स का लेक्चर है इसका। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये एक पावरफुल वाजो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवाता है, उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस से बढ़ जाता है और नॉर्मल आ जाता है। और ये काम क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है और वहाँ से रिलीज़ करवाता है एल्डास्ट्रोन। एल्डास्ट्रोन क्या करवाता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाता है, उससे क्या होता है, उससे GFR बढ़ जाता है और GFP बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, और एक मैकेनिज्म होता है एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक फैक्टर जो होता है, ये एट्रिया ऑफ द हार्ट जो होता है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, ये मान लो ये हार्ट है, ठीक है, ये है 2 एट्रिया, एट्रिया में ये फ्लूइड जो
प्रीलोड होता है, इसमें लोड होता है, जब इसको लगता है कि ये प्रीलोड बढ़ गया है यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है यानी इन टर्म ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ये क्या हम काम करते हैं, इसके सेल्स पर ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, उस रिलीज में एट्रियल सेल जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं ANF ANP या एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक फैक्टर जो आप बोलोगे। ये क्या काम करवाता है, ये होता है वाजोडाइलेटर, ये वाजोडाइलेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। ठीक है, ये होता है चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ये रेगुलेट कंट्रोल करता है उसको ये, यानी जब BP बढ़ेगा तो फिर कौन काम करेगा, रास सिस्टम, जब फिर करेगा ANP, जब BP डिक्रीज होगा तो कौन काम करेगा, रास सिस्टम। तो ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक किस्म से। मिक्सचुरेशन में एक ही याद रखना, एवरेज में पर डे 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन करता है, उसमें से वो कितना ग्राम 20 to 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, यूरिया का पूछा जाए तो पर डे नॉर्मली इतना एक्सक्रीट करते हैं हम यूरिया, लेकिन यूरिन अगर बोला जाए 1 to 1.5 लीटर्स बोल देना। ठीक है, पर डे एडल्ट हेल्दी। कभी कभार क्या होता है, ग्लूकोज सिक्रेट होता है, यूजुअली ग्लूकोज हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया। कीटोन बॉडीज़ हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में होंगे तो उसे हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। ये कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोशूरिया ये इंडिकेशंस होते हैं फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ग्लाइकोशूरिया एंड कीटोन्यूरिया देखा जाता है, यानी ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन रेस्पेक्टिवली। इसके बाद है अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, इनका रोल क्या है। लंग जो होते हैं ये एक्सक्रीट आउट करते हैं CO2 200 ml पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे स्किन में होते हैं स्वेट एंड स्पेशियस ग्लैंड। स्किन में स्वेट जो हम निकालते हैं उससे निकलता है NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये हम एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू स्वेट। सेबम जो सिक्रेट करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, उसके थ्रू हम सिक्रेट आउट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक सिटोरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस। ठीक है, सेबम के थ्रू। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, अगर हमारे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होगा उसे हम कहते हैं यूरेमिया। जिस पेशेंट को किडनी प्रॉपर फंक्शन ना करे, जो यूरिया को बाहर निकालती थी, तो उस पेशेंट में क्या होगा, उसके ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसे हम कहते हैं यूरेमिया। ऐसे पेशेंट को हम देते हैं हेमोडायलिसिस। ठीक है, ये बड़ा मैकेनिज्म है कैसे देते हैं, कभी टाइम मिला तो पढ़ाऊँगा। जिन पेशेंट्स का एक्यूट रेनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर होता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन देते हैं। रेनल कैल्कुलाई मीन्स किडनी में मतलब गुर्दे में पथरी यानी किडनी में स्टोन्स। मोस्टली जो स्टोन्स होते हैं किडनी में वो होते हैं ऑक्सलेट्स। ठीक है, ऑक्सलेट्स के। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। जो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलाई, इनका इन्फ्लेमेशन होता है। आज के बाद याद रखना, जिसके भी बगल में आएगा ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन, लाइक दैट के हेपेटाइटिस में ITIS, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इसी तरह कभी पूछा जाएगा पेनक्रियाटाइटिस ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन, पेनक्रिया मीन्स पेनक्रियाज यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। इसी तरह है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द नेफ्रॉन्स। ये याद रखना। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के इंपॉर्टेंट NCERT लाइंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।